हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू इसल। दिस इज योर वेरी ओन डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल वंस अगेन बच्चों विद अनदर लेक्चर ऑफ आवर नीट सुपर मेगा रिवीजन सीरीज बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अभी हमारी ये जो नीट सुपर मेगा रिवीजन सीरीज चल रही है, इसके अंदर हमने बायोलॉजी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। 21st चैप्टर चल रहा है अपना। कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। एक लेक्चर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसका सेकंड लेक्चर बच्चों हम देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में बच्चों अपन ने क्या क्या देख लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि भी हेल्थ और डिजीज का मतलब क्या होता है, इनके बेसिक्स के बारे में स्टडी करा था, मोड ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में हमने बात करी थी और फिर बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस को कवर कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों फ्रॉम प्रोटोजोअन डिजीजेस, ऐसे डिजीजेस जो प्रोटोजोआ से होते हैं बच्चों, और इनमें जो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है और जिससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली बच्चों। हर दूसरे साल नीट के अंदर यहां से क्वेश्चन आता है फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट? दैट इज मलेरिया। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 तरह की कलर कोडिंग यहां पर यूज करता हूं हर लेक्चर में, आपको बोल रहा हूं बच्चों। जो येलो कलर से मैं मार्क करूंगा वो आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। फिर जो मैं पर्पल कलर से मार्क करूंगा वो येलो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मैं ब्लू से मार्क करूंगा बच्चों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। तो आप भी इस तरह की कलर कोडिंग यूज करेंगे बच्चों। तो जो मलेरिया है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको हम ब्लू से मार्क करते हुए चलेंगे, और इसको आप यहां पर स्टार भी लगा लो बच्चों कि इसको तो हमें अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोल रही है और ब्लू से मार्क करते हुए चलेंगे क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। So some of the human diseases are caused by protozoans too. You might have heard about malaria disease. Man has been fighting since many years. कई सालों से इस धरती पर बच्चों मलेरिया है। जब से मच्छर है तब से मलेरिया भी है। ठीक है, किससे होता है बच्चों? ये होता है प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोन है बच्चों। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम, a tiny protozoan is responsible for this disease. Different species of plasmodium, 4 स्पीशीज बच्चों मलेरिया कोज करती है। यहां पर एनसीईआरटी ने 3 नाम आपको मेंशन कर रखे हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन कौन से बच्चों? एक तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन है, प्लाज्मोडियम मलेरी बच्चों जो इतनी ज्यादा कॉमन भी नहीं है और ना ही इससे बहुत ज्यादा सीरियस मलेरिया होता है, और जो फाल्सिपेरम है बच्चों ये वो स्पीशीज है जिससे बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि डेंजरस या सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया होता है जिसमें जान भी जा सकती है। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। ऑफ दीज जो मेलिग्नेंट मलेरिया जिसको हम कहते हैं बच्चों, मेलिग्नेंट मतलब, मेलिग्नेंट वर्ड हम बायोलॉजी में वहां यूज करते हैं जो चीज आपकी जान भी ले सकती है बच्चों। तो मेलिग्नेंट मलेरिया यहां पर क्या है बच्चों? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटाल, मतलब ये डेथ भी कॉज कर सकता है बच्चों। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो मेलिग्नेंट मलेरिया है ये किससे होता है, कौन से वाले प्लाज्मोडियम से होता है? तो आंसर यहां पर क्या होगा बच्चों? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम से होता है। इसको हम एक और नाम देते हैं बच्चों, इसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। लिख लो यहां पर, क्यों? क्योंकि फाल्सिपेरम से जो मलेरिया होता है इसका इफेक्ट हमारे सीएनएस यानी कि ब्रेन के ऊपर भी होता है। वाइवेक्स के लिए आप लिख लो बच्चों, इट इज द मोस्ट कॉमन वेराइटी फाउंड इन इंडिया, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम समझा रखी है बच्चों, जिसको हम थियोरेटिकली ना पढ़ के डायरेक्टली जो आपको डायग्राम दे रखा बच्चों एनसीईआरटी ने वहां से पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी यूजुअली यहां से लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम पे जब क्वेश्चन आता है बच्चों तो डायग्राम बेस्ड ही पूछा जा रहा है, जो रिसेंट ट्रेंड है बच्चों पिछले 5-6 सालों का। और यदि हम इसको यहां से समझते हैं तो फिर समझना भी बहुत आसान हो जाता है, लंबे समय तक आपको चीजें याद रहेगी यदि आप इस डायग्राम के थ्रू लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को समझते हो तो बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो प्लाज्मोडियम है ये हमारी बॉडी में एंटर किसकी मदद से करता है बच्चों? मच्छर की मदद से करता है। कौन सा मच्छर बच्चों? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज, फीमेल ही क्यों बच्चों? जो मेल मच्छर होता है वो ह्यूमंस को नहीं काटता है, ह्यूमंस को बाइट नहीं करता है बच्चों। जो मेल मच्छर है वो तो फ्लावर्स के नेक्टर पे फीड करता है, जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है बच्चों एनोफिलीज मच्छर में वही ह्यूमन बाइट करता है। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से ये स्प्रेड होता है। कैसे स्प्रेड होता है बच्चों? पूरी लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर दे रखी है। तो होता इस तरह से है बच्चों, व्हेन द मॉस्किटो
बाइट्स अनदर ह्यूमन स्पोरोजोइट्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। तो यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एक तरह से आप ये मान के चलो ये जो मच्छर है अभी यहां पर जो दिखाया गया है आपको, बस साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है, जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां पर एंड कर रहे हैं, फिर रिपीट होगी। तो अभी आप ये मान के चलो ये जो मच्छर है ये किसी ऐसे इंसान के खून को सक करके आई है जिसके अंदर मलेरिया था। इसका मतलब उसके अंदर प्लाज्मोडियम भी थे बच्चों, और प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है बच्चों स्पोरोजोइट। ये कहां बनती है, इस मच्छर के अंदर। तो यदि किसी मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के ऊपर ये मच्छर फीड करेगी तो उसके बाद इस मच्छर के अंदर ये एक स्टेज बन जाती है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की, जिसको हम कहते हैं बच्चों स्पोरोजोइट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये स्पोरोजोइट स्टेज इस समय इस मच्छर के अंदर बनी हुई है, और ये स्पोरोजोइट कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस मच्छर की सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब सपोज करो ये मच्छर एक इंसान को काट रही है, ठीक है। तो जिस इंसान को ये काटेगी, मान लो मेरे को काटा है, तो मान लो जब इस मच्छर ने जिसके पास ऑलरेडी स्पोरोजोइट है और स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कहां पर है ये स्पोरोजोइट, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। जब ये मेरे को काटेगी और मेरा ब्लड सक करेगी तो उस समय इसके सलाइवा के साथ कुछ स्पोरोजोइट मेरे ब्लड में आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये जो स्पोरोजोइट्स हैं, These sporozoids are the infective stage for human। मतलब इन्फेक्टिव स्टेज का क्या मतलब होता है बच्चों, वो स्टेज जिस फॉर्म में जो इन्फेक्शियस एजेंट है हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे बच्चों जो स्पोरोजोइट है बच्चों, ये स्पोरोजोइट क्या है यहां पर, इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज आ गया स्पोरोजोइट हमारी बॉडी के अंदर बच्चों। अब क्या होगा, ये ब्लड में आ चुका है, ये ब्लड से हमारे लिवर में पहुंचता है बच्चों। पैरासाइट दैट इज स्पोरोजोइट्स रीच द लिवर थ्रू ब्लड, पहुंच के लिवर के अंदर बच्चों। फिर वहां पर क्या करेगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली इन लिवर सेल्स बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। बच्चों लिवर की सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, हिपेटोसाइट्स। अब ये स्पोरोजोइट हिपेटोसाइट्स के अंदर पहुंच जाएगा और वहां पर अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा मल्टीपल फ्यूजन से। मल्टीपल फ्यूजन एक असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर ऑर्गेनिज्म अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है बहुत तेजी से। तो ये भी बहुत फास्टली डिवाइड करेगा, वहां पर असेक्सुअली अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाएगा, मल्टीपल स्पोरोजोइट्स को प्रोड्यूस करेगा बच्चों। और फिर ये स्पोरोजोइट्स हैं, ये इन लिवर सेल्स को रप्चर करके बाहर आ जाते हैं बच्चों। अब ये जो स्टेज आ रही है यहां पर मल्टीपल फ्यूजन के बाद, इसको वैसे हम मीरोजोइट्स कहते हैं बच्चों, लेकिन वो सारे नाम आपको यहां पर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो आप तो ऐसे याद रखो कि भाई प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट स्टेज थी वो पहले हमारी बॉडी में एंटर हुई थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, फिर वहां से लिवर में पहुंची, लिवर के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा, बहुत सारी कॉपीज बनाए और हिपेटोसाइट्स लिवर सेल्स को रप्चर करके वापस से ब्लड में आ जाती है, इससे हमारे लिवर में डैमेज हो रहा है बच्चों। फिर क्या होगा, पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो इसको समझो बच्चों, पहले लिवर को इन्फेक्ट करा, लिवर को डैमेज करा, फिर वापस से ब्लड में आ गए ये स्पोरोजोइट्स। अब क्या कर रहा है बच्चों, ये प्लाज्मोडियम ब्लड में आने के बाद अब ये आरबीसीज के अंदर एंटर करेगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर करेगा बच्चों, और वहां पर भी मल्टीपल फ्यूजन से अपने आप को डिवाइड करेगा, ठीक है। और फिर डिवीजन के बाद वापस से आरबीसीज को भी बर्स्ट करके बाहर आ जाएगा, तो आरबीसीज को भी डैमेज कर रहा है। तो बॉडी में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि हीमोलाइसिस हो रहा है। लिवर का डैमेज हो रहा है बच्चों, लिवर का जब भी डैमेज होता है तो जॉन्डिस हो सकता है। तो लंबे समय तक यदि मलेरिया रहे तो जॉन्डिस भी हो सकता है। एक और खास चीज है बच्चों यहां पर, वो खास चीज क्या है, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है बच्चों उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है बच्चों, ये प्लाज्मोडियम इस हीमोग्लोबिन को एक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है जिसको हम कहते हैं हीमोजोइन। ये एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है बच्चों। तो जिन आरबीसीज को इस प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट किया है, जिनको रप्चर करके ये बाहर आएगा, जब उनको रप्चर करेगा तो उसने क्या कर दिया होगा बच्चों, इन आरबीसीज के अंदर के हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन के अंदर कन्वर्ट कर दिया होगा। और जब ये आरबीसीज रप्चर होगी तो ये हीमोजोइन भी इन आरबीसी से बाहर निकल के हमारे ब्लड में आएगा, क्योंकि एक ये टॉक्सिक प्रोडक्ट है बच्चों, हार्मफुल सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे ये हीमोजोइन हमारे ब्लड में आता है, हमारी बॉडी एक एलर्जिक रिएक्शन हम कह सकते हैं बच्चे, एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती है इसके अगेंस्ट, जिसकी वजह से तेज फीवर आता है विद शिवरिंग, है ना, कपकपी लग के बुखार आता है तेज। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई मलेरिया में जो फीवर विद चिल्स आता है वो किसकी वजह से आता है, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स और क्रिस्टल्स इन द ब्लड, तो इट लीड्स टू व्हाट, फीवर विद चिल्स।
याद रखना बच्चों, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर लाइफ साइकिल में लिखा हुआ नहीं है तो आपको याद रखना है बच्चों। तो इस तरह से ये जो प्लाज्मोडियम है लिवर को भी डैमेज करता है, आरबीसीज को भी डैमेज करता है बच्चों। अब क्या होगा, ये जो प्लाज्मोडियम आरबीसीज के अंदर मल्टीप्लाई कर करके बार बार वापस से बाहर आ रहा है, फिर हेल्दी आरबीसीज को करेगा, उनको रप्चर करेगा, फिर ब्लड में आएगा, फिर और कोई नई हेल्दी आरबीसीज को करेगा। ये साइकिल लगातार चलती रहती है आरबीसीज वाली। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा बच्चों, इनमें से कुछ प्लाज्मोडियम तो ये चीज रिपीट करते रहेंगे कि नई नई आरबीसीज को इन्फेक्ट करके डैमेज करते रहेंगे, लेकिन कुछ प्लाज्मोडियम अब ऐसे होंगे बच्चों जो क्या करने लग जाएंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी करने लग जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन चाहिए होता है बच्चों, तो यहां पर भी क्या होगा, अब ये जो प्लाज्मोडियम है, कुछ प्लाज्मोडियम क्या बनाएंगे बच्चों, गैमीटोसाइट्स बनाएंगे, मेल गैमीटोसाइट्स एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स। यहां तक का पूरा काम कहां हो रहा है बच्चों, मेरे अंदर हो रहा है। मेरे को काटा था मच्छर ने शुरुआत में, भूल गए है ना, तो मुझे मलेरिया हुआ है, तेज बुखार भी आया है कपकपी के साथ। क्यों? क्योंकि ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करके हीमोजोइन बनाता है, और जब भी आरबीसी इसको रप्चर करके बाहर आता है तो हीमोजोइन भी ब्लड में रिलीज होता है, जिससे फीवर विद चिल्स आता है। तो मुझे भी तेज बुखार आ रहा है कपकपी के साथ बीच बीच में, है ना। रेगुलर ऐसा नहीं होता है बच्चों, यूजुअली जो साइकिल कंप्लीट होती है, जैसे वाइवेक्स की हम बात करें तो हर 3 दिन में एक बार तेज बुखार आता है विद चिल्स। ठीक है, तो उसका रीजन होता है कि उसकी जो लाइफ साइकिल चल रही है बच्चों वो हर 48 आवर्स के बाद कंप्लीट होती है, जिस कारण से ऐसा देखने को मिलता है हर 48 घंटे के बाद, यानी 2 दिन के ब्रेक के बाद आपको बुखार आएगा। ठीक है, अब यहां तक का सारा काम तो मेरे ब्लड में हुआ। अब क्या होगा बच्चों, अब सपोज करो मेरे को किसी और फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ने काट लिया, वापस मेरा ब्लड सक करा। इस समय मेरे ब्लड में क्या है बच्चों, गैमीटोसाइट्स हैं इस प्लाज्मोडियम के। तो जब ये फीमेल एनोफिलीज मेरे ब्लड को सक करेगी तो इस ब्लड के साथ क्या चले जाएंगे, इस फीमेल एनोफिलीज की गट में एलिमेंट्री केनाल में ये गैमीटोसाइट्स चली जाएगी बच्चों। तो फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमीटोसाइट्स विद द ब्लड मील। ठीक है, अब ये जो मच्छर के गैमीटोसाइट्स थे, या सिंपल हम गैमीट्स कह सकते हैं, ये कहां चले गए हैं, इस फीमेल एनोफिलीज की एलिमेंट्री केनाल में, यानी कि गट में जा चुके हैं। इसके गट के अंदर क्या होता है बच्चों, इन गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन होता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोज गट। क्या बन जाएंगे बच्चों, स्पोरोजोइड्स बन जाएंगे। और ये स्पोरोजोइड्स गट से कहां पहुंच जाते हैं बच्चों, द मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस स्पोरोजोइड्स के फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। उसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। और फिर अब ये वाली मच्छर यदि किसी और इंसान को, मान लो आपको काटती है, तो इसकी सलाइवरी ग्लैंड में अब स्पोरोजोइट है और आपके ब्लड में भी ये स्पोरोजोइट आ जाएंगे और आप भी किससे इन्फेक्ट हो जाओगे, मलेरिया से। भगवान से ये दुआ करूंगा कि आप बीमार नहीं पड़ो, आपको एग्जाम देना है, स्वस्थ रहो और एक अच्छे डॉक्टर बनो। तो बच्चों दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो यहां पर गैमीट्स बनने के बाद स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन तक का काम कहां हो रहा है बच्चों, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है। तो इसकी लाइफ साइकिल में बच्चों 2 होस्ट हैं। अब याद क्या रखना है आपको, जिस होस्ट के अंदर सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स कहां हुआ है बच्चों, मॉस्किटो के अंदर, वो कहलाता है प्राइमरी होस्ट। और जहां पर असेक्सुअल पार्ट होता है बच्चों वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी होस्ट। तो यहां पर 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है बच्चों, इसकी स्पोरोजोइट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, रीड आउट कर लेते हैं एक बार फटाफट से। लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम enters the human body as sporozoites which is the infectious form through the bite of infected female anopheles mosquito। ऑलरेडी बच्चों मैंने सारी चीजें समझा दी है, जो चीज वहां पर हमने नहीं समझी या लिखी नहीं है वो यहां पर मार्क करेंगे सिर्फ। The parasites initially multiply within the liver cells and then attack the red blood cells, resulting in their rupture. The rupture of RBCs is associated with the release of a toxic substance, hemozoin, which is responsible for the chill and high fever recurring every 3 to 4 days. This is important. इसको एक बार मार्क कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये मैंने समझा तो दिया है, वहां पर हमने लिख भी लिया है बच्चों, लेकिन ये अलग से मार्क कर लेंगे तो याद रहेगा। When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites enter the mosquito's body and undergo further development. The parasites multiply within them to form sporozoites that are stored in their salivary glands. When these mosquitoes bite a human, the sporozoites are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. वापस से साइकिल चालू हो जाएगी। It is interesting to note that the malarial parasite requires 2 hosts, human and mosquito, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the vector. तो यहां पर बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, वेक्टर के थ्रू। ऑलरेडी हमने
हमने शुरुआत में लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस के अंदर, कि यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक डिजीज के इन्फेक्शियस एजेंट को या डिजीज कॉजिंग एजेंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम करता है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम वेक्टर कहते हैं। यहां पर एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रही है बच्चों? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या हो जाएगी बच्चों? द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ दिस मलेरिया। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बच्चों बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बच्चों एक और प्रोटोजोन डिजीज जो आपको दे रखा है वो क्या है बच्चों? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में बता रखा है। ये एक प्रोटोजोआ है बच्चों। इससे कौन सा प्रोटोजोन डिजीज होता है? अमीबाइसिस और ऑल्सो कॉल्ड एज अमीबिक डिसेंट्री। ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है बच्चों? लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, वहां पर रिसाइड करके उसको डैमेज करता है बच्चों। सिम्टम्स क्या है? अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ही सिम्टम्स होंगे मेनली। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाएगी, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि खाना अच्छे से पच नहीं रहा है। एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, पेट में दर्द होगा, मरोड़ी आएगी बच्चों। स्टूल्स with excess mucus and blood clots, that is dysentery। मैंने आपको बताया था शुरुआत में लास्ट लेक्चर में, डिसेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? यदि स्टूल्स के साथ, फीसेस के साथ ब्लड और म्यूकस का लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम डिसेंट्री कहते हैं। यहां पर क्यों हो रहा है ऐसा बच्चों? क्योंकि ये जो एंटमीबा है जब लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करेगा तो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करता है। लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करेगा तो वॉल के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो भी डैमेज होगी, उनसे कुछ ब्लड निकलेगा और किसके साथ मिक्स हो जाएगा? हमारे फीसेस यानी कि हमारे स्टूल्स के साथ। और जब हम स्टूल्स को पास आउट करेंगे तो उनके साथ ब्लड का लॉस भी होगा बच्चों। अब ये जो अमीबाइसिस है बच्चों या फिर ये जो प्रोटोजोआ है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, इसका इन्फेक्शन यूजुअली होता कैसे है? यदि हम ऐसा खाना या पानी कंज्यूम करते हैं जिसमें ऑलरेडी ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका प्रेजेंट है बच्चों, तो फिर इसका इन्फेक्शन हमें हो सकता है। इसके स्पोर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं या हम कह सकते हैं सिस्ट प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, क्वाड्रीन्यूक्लियेट सिस्ट इफेक्टिव स्टेज होती है बच्चों इसकी। ठीक है, तो ये जो सिस्ट होते हैं ये यदि हमारे खाने में या पानी में प्रेजेंट होंगे तो हमें इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अब हमारे खाने या पानी तक ये सिस्ट यानी कि ये एंटमीबा पहुंचता कैसे बच्चों? विद द हेल्प ऑफ हाउस फ्लाइज। House flies act as mechanical carriers and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. Drinking water and food contaminated by the fecal matter are the main source of infection. तो यहां पर आपको याद क्या रखना है बच्चों? एक और टर्म यहां पर आ गया है, दैट इज मैकेनिकल कैरियर। एक तो था वेक्टर, दैट इज एनोफिलीज के बारे में हमने देखा। तो वहां पर बच्चों एनोफिलीज में तो क्या हो रहा था? जो प्लाज्मोडियम था वो अपनी लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट एनोफिलीज की बॉडी के अंदर कंप्लीट कर रहा था, दैट इज द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल। तो इसीलिए वहां पर हमने उस एनोफिलीज को वेक्टर बोला। लेकिन ये जो हाउस फ्लाई होती है ना बच्चों, ये हाउस फ्लाई इस एंटमीबा को अपनी बॉडी के अंदर नहीं कैरी कर रही, ना ही एंटमीबा की लाइफ साइकिल का कोई भी पार्ट हाउस फ्लाई की बॉडी के अंदर कंप्लीट हो रहा है। जब भी मक्खी गंदगी में बैठती है, ठीक है, पर्टिकुलरली स्टूल्स के ऊपर, इसीलिए बोला जाता है कि खुले में शौच नहीं करना चाहिए, खुले में स्टूल्स को पास नहीं करना चाहिए। मान लो किसी इंसान को ऑलरेडी ये इन्फेक्शन है अमीबाइसिस और वो खुले में जाकर शौच करता है, खेत में जाकर शौच करता है, स्टूल्स पास आउट करता है, तो वहाँ पर क्या होगा? अब खुले में तो मक्खियाँ भी भिनभिनाती रहती है, ये मक्खियाँ इन स्टूल्स के ऊपर बैठती है। अब यदि उन स्टूल्स में एंटमीबा होगा तो इन मक्खियों के सरफेस से चिपक जाएगा, बॉडी से चिपक जाएगा। ठीक है, और जब यही मक्खियां उड़कर हमारे खाने पर बैठेगी तो वहां पर इनको ट्रांसमिट कर देगी, ट्रांसफर कर देगी और उस खाने के थ्रू ये एंटमीबा हमारी बॉडी में पहुंचता है बच्चों। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि भाई खुले में शौच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं तो अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगी। तो जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू किसी डिजीज एजेंट को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है बच्चों, तो फिर उसको हम वेक्टर नहीं कहते, उसको हम मैकेनिकल कैरियर कहते हैं। आगे ये बात समझ में? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड मैकेनिकल कैरियर। याद रखना है बच्चों, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बच्चों प्रोटोजोअन डिजीजेस की। अब हम बात करेंगे बच्चों कुछ हेलमिंथिक डिजीजेस की। हेलमिंथिक डिजीजेस जो वर्म्स से होते हैं बच्चों।
ठीक है। एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो बच्चों 3 फाइला ऐसे होते हैं जिनमें हम वर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें फ्लैट वर्म्स आते हैं बच्चों, दूसरा हम पढ़ते हैं निमेटहेल्मिन्थीज जिनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं, और तीसरा एनेलिडा बच्चों। यूजुअली जो ह्यूमन पैरासाइट्स होते हैं बच्चों, इनमें से ह्यूमंस को जो यूजुअली इन्फेक्ट करके डिजीज करते हैं उनमें कुछ प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, कुछ निमेटहेल्मिन्थीज होते हैं, ये ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। एनेलिड्स में यूजुअली ह्यूमन पैरासाइट्स कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो आपको एक कॉमन राउंड वर्म के बारे में बता रखा है बच्चों वो तो है एस्केरिस, जिससे हमें इन्फेक्शन होता है, और एक और बता रखा है बच्चों वो कौन सा है, वुचेरेरिया, जिसको हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं बच्चों, वुचेरेरिया और एस्केरिस दोनों ही निमेटहेल्मिन्थीज फाइलम यानी कि निमेटोड्स को बिलोंग करते हैं। मार्क कर लेंगे। तो एक तो एस्केरिस इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉमन राउंड वर्म इसको बोला जाता है, दूसरा वुचेरेरिया जिसको फाइलेरियल वर्म बोला जाता है बच्चों। दीज आर सम ऑफ द हेल्मिन्थ्स व्हिच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन। एस्केरिस से क्या होता है बच्चों, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, इंटेस्टाइन्स को इन्फेक्ट करता है हमारे, और इससे जो डिजीज होता है उसको हम एस्केरियासिस कहते हैं। यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है बच्चों। ये सिम्टम्स क्या है, अगेन डाइजेस्टिव सिम्टम होंगे बच्चों। तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है इंटेस्टाइन्स के अंदर, मस्कुलर पेन हो सकता है, फीवर आ सकता है, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज भी हो सकता है बच्चों। जिस इंसान को ये एस्केरिस अफेक्ट करता है, जिसमें ये एस्केरियासिस कर रहा है बच्चों, उसमें क्या होगा, उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये अपने एग्स प्रोड्यूस करता है बच्चों। द एग्स of the parasite are excreted along with the feces of the infected persons which contaminate soil, water, plants, etc. और अब ये इंसान जिसको एस्केरियासिस हो रखा है, जिसकी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर इस एस्केरिस ने अपने एग्स, अपने अंडे दे दिए हैं, तो ये अंडे इसके स्टूल्स के साथ बाहर निकलेंगे, ठीक है। बाहर निकलेंगे तो किसको कंटेमिनेट करेंगे बच्चों, सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एटसेट्रा। और अब इस कंटेमिनेटेड मिट्टी में जिसके अंदर इसके एग्स हैं, या ऐसे प्लांट जहां पर इसके एग्स का ट्रांसफर हो चुका है, वहां के फल, फ्रूट, सब्जियों को यदि कोई इंसान कंज्यूम करेगा तो वो उनके साथ साथ क्या खा रहा होगा, एग्स ऑफ एस्केरिस, उसको भी क्या हो जाएगा, एस्केरियासिस। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी जो यहां पर एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं करी है, देखो बच्चों यहां पर एस्केरिस में इसकी लाइफ साइकिल की हम बात करें तो अंडे मिट्टी के थ्रू या खाने के थ्रू, मिट्टी में जो अंडे हैं उसमें जो फल सब्जियां उग रही है उनके थ्रू हमारी बॉडी में आ रहे हैं, अंदर जाने के बाद मैच्योर एस्केरिस बना रहे हैं जो हमारे इंटेस्टाइन्स को डैमेज करता है, फिर वापस अंडे देता है वहां पर और ये अंडे बाहर निकल रहे हैं। तो ह्यूमन के अलावा और कोई जानवर और कोई एनिमल लाइफ साइकिल में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब इसके 2 होस्ट नहीं होते। पूछा जाता है कि भाई जो एस्केरिस है ये एक कैसा वर्म है, इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट आते हैं या एक ही होस्ट आता है बच्चों, एक ही होस्ट आता है। ऐसे पैरासाइट्स जिनकी लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट आता है बच्चों, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, मोनोजेनेटिक। तो मोनोजेनेटिक टर्म का क्या मतलब होता है बच्चों, सिंगल होस्ट। यदि किसी पैथोजन की लाइफ साइकिल में एक ही होस्ट है तो वो कहलाएगा मोनोजेनेटिक। तो एस्केरिस एक मोनोजेनेटिक वर्म है। लेकिन यदि किसी की लाइफ साइकिल में 2 होस्ट हों तो वो क्या कहलाएगा, डाइजेनेटिक। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे वुचेरेरिया। वुचेरेरिया कैसा है, डाइजेनेटिक। 2 होस्ट होते हैं इसके, 2 होस्ट आर देयर। एक तो क्या होता है बच्चों, ह्यूमन होता है, और दूसरा बच्चों क्यूलेक्स मॉस्किटो। जैसे मलेरिया में प्लाज्मोडियम का जो 2 होस्ट थे बच्चों, एक तो ह्यूमन था और एक एनोफिलिस, वैसे ही वुचेरेरिया जो वर्म होता है उसमें भी 2 होस्ट होते हैं, एक तो ह्यूमन और दूसरा क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो बात कर लेते हैं बच्चों वुचेरेरिया के बारे में। 2 स्पीशीज कॉमनली देखने को मिलती है, एक तो बैंक्रोफ्टाई और एक दूसरी वुचेरेरिया मलाई बच्चों। ठीक है, मार्क करते हुए चलेंगे। अगेन यहां से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। The filarial worms cause a slowly developing chronic inflammation of the organs in which they live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called as elephantiasis और filariasis। तो बच्चों आपको समझाता हूं होता क्या है इसके अंदर। यहां पर आपको एक इंसान दिख रहा होगा बच्चों भी स्क्रीन पे डायग्राम के अंदर। इसको क्या हो रखा है बच्चों, इसको हो रखा है फाइलेरियासिस। फाइलेरियासिस फाइलेरियल वर्म यानी वुचेरेरिया का इन्फेक्शन हो रखा है, इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। आप यहां पर देखोगे बच्चों इसका जो पैर है ये
देखो बिल्कुल हाथी के पैर की तरह मोटा हो रखा है, तो बच्चों इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों इसके अंदर, फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस के अंदर ये जो वुचेरेरिया वर्म होता है बच्चों, ये हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है बच्चों, ये हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है बच्चों, जो लिम्फ को कैरी करती है, उनको इन्फेक्ट करता है, पर्टिकुलरली लोअर लिम्स की लिम्फेटिक वेसल्स को, उनको जाकर ब्लॉक कर देता है बच्चों। लिम्फेटिक वेसल्स का काम होता है टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में ले जाकर मिक्स करना। अब जब यहाँ की पैर की लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी बच्चों, तो पैर में जो टिश्यू फ्लूइड है वो वापस लौट के ऊपर ब्लड में नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर इकट्ठा होने लग जाएगा, और जब इकट्ठा होने लग जाएगा तो धीरे धीरे पैर फूलने लग जाएगा। प्लस क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन भी होगा, यहाँ पर सूजन भी आएगी, तो धीरे धीरे पैर बहुत मोटा हो जाता है, इसीलिए इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं बच्चों। पैर के अलावा और कौन सी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है बच्चों, तो द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ग्रोस डिफॉर्मिटीज। द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स। और यहां पर ये फीमेल मॉस्किटो वेक्टर क्या है, मैंने ऑलरेडी लिख दिया बच्चों, क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अपन ने प्रोटोजोन डिजीजेस भी देख लिए, इसके पहले बैक्टीरियल वायरल भी देख लिए थे, और हेलमिंथिक डिजीजेस भी देख लिए, चारों देख लिए बच्चों। अब हम बात करेंगे किसकी, फाइनली फंगल डिजीज की बात करेंगे, जिसमें जो मोस्ट कॉमन है बच्चों वो है रिंगवर्म, है ना। आपने एड देखा होगा बच्चों, टीवी के ऊपर आता है दाद खाद खुजली का इलाज, है ना। वो जो दाद खाद खुजली आप सुनते हो ना, दैट दाद खाद खुजली ही क्या होती है बच्चों, रिंगवर्म कहलाती है, रिंगवर्म इन्फेक्शन कहलाता है। ठीक है, ये रिंगवर्म्स फंगल डिजीजेज हैं बच्चों, फंगल इन्फेक्शन है। कौन कौन सी फंजाइस होते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरम से हो सकते हैं, ट्राइकोफाइटन से हो सकते हैं, और एपिडर्मोफाइटन से हो सकते हैं। तो 3 फंजाई ऐसी है जिनसे ये दाद खाद खुजली का इन्फेक्शन होता है बच्चों, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। कौन कौन सी, अच्छे से याद कर लो बच्चों, एक तो माइक्रोस्पोरम, दूसरी ट्राइकोफाइटन, और तीसरी एपिडर्मोफाइटन। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज इन मेन। अपीयरेंस ऑफ ड्राई, क्या होता है बच्चों इसके अंदर, जहां पर भी ये फंगल इन्फेक्शन होता है वहां की स्किन एक तो ड्राई हो जाती है, स्केली हो जाती है, ऊपर ऊपर के बाहर आती है, पपड़ियां बन जाती है, और ड्राई होके बाहर छिलने लग जाती है स्किन। ठीक है, तो देयर इज व्हाट, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन। नेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकती हैं बच्चों ये, और स्कैल्प को भी, सर की स्किन में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। जहां पर भी ये इन्फेक्शन होता है वहां पर तेज खुजली चलती है, खुजाता रहता है इंसान। ठीक है, तो दे आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। दीज लेजन्स आर अकंपनीड बाय इंटेंस इचिंग। इचिंग का मतलब क्या होता है, खुजली चलना। और बच्चों ऑलरेडी आप पढ़ते हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब फंगस के बारे में पढ़ते हो कि हीट और मॉइस्चर, ये 2 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, एनकरेज करते हैं बच्चों। तो हीट एंड मॉइस्चर help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or between the toes। तो बच्चों होता क्या है, हमारे पैरों की उंगलियों के बीच में लगातार पसीना बना रहता है, क्योंकि उंगलियां चिपकी रहती है यूजुअली पैरों की। ठीक है, और हम शूज जब पहनते हैं तब तो पसीना आता ही आता है, तो वहां पर मॉइस्चर भी हो गया बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, और यूजुअली जब हम शूज पहनेंगे तो अंदर का टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवर्म इन्फेक्शन, ये पैरों में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली जो बच्चों प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जो कई घंटों तक जूते पहनकर, सॉक्स पहनकर खेलते रहते हैं, लगातार पसीना भी आता रहता है, तो उनमें तो ये बहुत ही कॉमन होता है। और इसीलिए पैरों के इस फंगल इन्फेक्शन को एक और नाम दे दिया जाता है बच्चों, एथलीट्स फुट। क्या नाम दे देते हैं, एथलीट्स फुट। तो एथलीट्स फुट क्या हो गया बच्चों, एथलीट्स फुट इज रिंगवर्म इन्फेक्शन ऑफ फुट। ठीक है, रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स, क्लॉथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। कैसे फैलता है बच्चों, या तो नंगे पैर मिट्टी में ज्यादा देर काम करोगे तो वहां से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, या जिसको ऑलरेडी है उसके सामानों को काम में लोगे, इनफैक्ट उसके कंघे को भी काम में लोगे तो हो सकता है आपकी खोपड़ी के अंदर भी ये इन्फेक्शन, आपके सर के स्किन में भी ये इन्फेक्शन हो जाए बच्चों। आगे बात समझ में, ठीक है। अब ये सारे डिजीजेस जो इंपॉर्टेंट है सारे देख लिए बच्चों अपन ने। अब इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखने से हम इनसे बच सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं बच्चों, उसके बारे में ब्रीफली एनसीईआरटी ने आपको बताया, तो वो भी देख लेते हैं यहां पर। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस यूजुअली कम होते हैं, तो येलो से मार्क करेंगे बच्चों अपन इसको। मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस।
मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, ये सबको पता है, आएगा तो आप कर लोगे। पब्लिक हाइजीन इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स, cesspools and tanks and observing standard practices of hygiene in public catering। जरूरत नहीं है मार्क करने की। These measures are particularly essential where the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and escheriasis. In cases of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to above measures, क्या जरूरी है बच्चों, जो इन्फेक्शंस एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं वहां पर जिस पर्सन के इन्फेक्शन हो रखा है उसके यूजेबल्स को यूज नहीं करना चाहिए, उससे कॉन्टेक्ट अवॉइड करना चाहिए। फॉर डिजीजेस सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vector and their breeding places। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे डिजीज जो किसी वेक्टर से हो रहे हैं, जैसे अभी वुचेरिया की बात करी थी, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, मलेरिया की बात करी थी, फीमेल एनोफिलिस से होता है। यदि हम इन मच्छरों को, इन वेक्टर्स को कंट्रोल कर लें बच्चों, इनको पनपने नहीं दे हमारे आसपास, तो इन डिजीजेस से हम बच सकते हैं। तो इनके ब्रीडिंग प्लेसेस को हमें प्रिवेंट करना होगा बनने से, जहां पर ये ब्रीड करते हैं, जहां पर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको अपन मार्क कर लेंगे किससे, पर्पल से, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फॉर डिजीजेज सच एज मलेरिया एंड फाइलेरियासिस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। कैसे किया जाता है बच्चों, दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर, इसको अपन ब्लू से मार्क करेंगे, पूछा जा सकता है बच्चों। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज। बच्चों एड आता है टीवी के ऊपर कि आप अपने कूलर में ज्यादा दिन तक पानी को इकट्ठा नहीं रखें, ऐसी कोई जगह जहां पर गड्ढे हो रहे हैं, जहां पर पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है, तो वहां पर मिट्टी डाल दें, उसको गड्ढे को भर दें। क्यों? क्योंकि ये मच्छर यूजुअली कहां रिप्रोड्यूस होते हैं बच्चों, इकट्ठे पानी में। एक जगह पर जब पानी लंबे समय तक इकट्ठा रहता है तो फिर ये वहां पर मच्छर पनपते हैं, अपने एग्स ले करते हैं, जिनमें से फिर इनके लार्वे निकलते हैं बच्चों। आगे बात समझ में? तो पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स हम कर सकते हैं बच्चों, मच्छरदानी काम में ले लो ताकि मच्छर नहीं काटे आपको। फिर जो यहां से क्वेश्चन बनने का चांस होता है बच्चों, वो क्या है, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गेम्बूसिया। बच्चों एक मछली होती है गेम्बूसिया जो इन मच्छरों के लार्वे पर फीड करती है। तो यदि हम इस मछली को उन सारे गड्ढों में छोड़ दें जिनमें पानी भरा हुआ है, जहां पर मच्छर पैदा हो सकते हैं, तो ये उनके लार्वे को खा जाएगी और उनको पैदा नहीं होने देगी, ठीक है। दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वे, या ऐसे केमिकल्स का स्प्रे करें बच्चों हम जो इन इंसेक्ट्स को, इन मच्छरों को मार देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है और ब्लू से मार्क भी कर लेते हैं। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज। ये ठीक है, सिंपल सी चीज है कि भाई आप जालियां लगा दो गेट पे ताकि मच्छर अंदर नहीं आए। सच प्रिकॉशंस हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रीसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंसेस ऑफ द वेक्टर बोर्न डिजीजेस लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। तो एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दे दी है जहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस से फैलता है, वुचेरेरिया फीमेल क्यूलेक्स से। दो डिजीज और आपको बता दिया बच्चों, डेंगू और चिकनगुनिया, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, यहां पर वेक्टर होता है बच्चों फीमेल एडीज मॉस्किटो। तीन तरह के मच्छर हो गए, याद रखना बच्चों। फीमेल एनोफिलिस से मलेरिया, फीमेल क्यूलेक्स से फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस जो कि वुचेरेरिया से होता है, और तीसरा बच्चों फीमेल एडीज से दो डिजीज होते हैं, डेंगू एंड चिकनगुनिया। दोनों ही वायरल इंफेक्शंस हैं बच्चों, दोनों क्या हैं, वायरल इंफेक्शंस। आ गई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। द एडवांसमेंट्स मेड इन बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस। द यूज ऑफ वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैव इनेबल्ड अस टू कंप्लीटली इरेडिकेट अ डेडली डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स। अगेन यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आगे भी बात होगी बच्चों। टीकाकरण, वैक्सीन्स हम यूज करते हैं बच्चों, और वैक्सीन्स की मदद से कई डिजीजेस को हम पूरी तरह से इरेडिकेट कर चुके हैं हमारी धरती पे से, जिनमें से सबसे पहला कौन सा था हमारे वर्ल्ड से इरेडिकेट होने वाला बच्चों, स्मॉल पॉक्स। ठीक, क्या होता है वैक्सीनेशन, अभी आगे आ जाएगा बच्चों। A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. Biotechnology, जो आगे आप पढ़ते हो बच्चों, चैप्टर 12 है किताब के अंदर, is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs has also enabled us to effectively treat infectious diseases. तो बच्चों जितने भी infections हमने पढ़े हैं, इनको ट्रीट करने में या प्रिवेंट करने में एक तो वैक्सीन हमें मदद करती, दवाएं जिनमें एंटीबायोटिक्स होती है बच्चों, जो मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, प्लस
नई नई वैक्सीन लगातार और बहुत अच्छी वैक्सीन आती जा रही है। किसकी मदद से बच्चों? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज व्हाट? When we combine technology with science, it is called as biotechnology बच्चों। और इसमें बहुत नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड मेडिसिन और वैक्सीन को डेवलप कर सकें हमें इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चों। बायोटेक्नोलॉजी में किस तरह से ये किया जाता है ये हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों डिजीजेस की। अब हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमें इन इन्फेक्शंस से यानी कि डिजीजेस से बचाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम या हमारी इम्यूनिटी। हमारा वो कैरेक्टर जो हमें इन डिजीजेस से बचा के रखता है वो क्या है बच्चों? वो है इम्यूनिटी। रोग प्रतिरोधक क्षमता, कैपेसिटी टू प्रिवेंट और फाइट इन्फेक्शंस इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी, ठीक है बच्चों। और ये इम्यूनिटी हमें किस तरह से इन इन्फेक्शंस से, इन बीमारियों से बचाती है, यही हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं बच्चों। तो एवरी डे वी आर एक्सपोज टू अ लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। बच्चों इस समय जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सांस तो ले रहा हूं, जब सांस ले रहा हूं तो हवा अंदर जा रही है और इस हवा में लाखों इन्फेक्शियस एजेंट है जो लगातार मेरी बॉडी में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये सारे के सारे लाखों इन्फेक्शियस एजेंट से मुझे कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? मेरी बॉडी में कोई एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इन इन्फेक्शियस एजेंट की मेरी बॉडी में एंट्री होने के बावजूद भी इनको मेरी बॉडी में ग्रो नहीं होने दे रहा, और वही मैकेनिज्म क्या है बच्चों? इम्यूनिटी है। तो फिर आप कहोगे कि सर फिर जब हमारे पास ये मैकेनिज्म है तो हम बीमार ही क्यों पड़ते हैं? तो बच्चों वही वाली बात होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ज्यादा ताकतवर होगा वो भारी पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, मान लो हम प्रॉपर्ली खाना नहीं खा रहे हैं 3-4 दिन से, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है, बॉडी कमज़ोर है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कई बार वीक पड़ जाता है, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है कि जो बाहर से इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में आया वो आपके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रांग है। दोनों ही केसेस में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो भारी पड़ेगा आपके इम्यून सिस्टम पे। आपका इम्यून सिस्टम उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन यदि आपका इम्यून सिस्टम उसके सामने कमजोर पड़ रहा है तो फिर उस केस में वो इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई हो पाएगा और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा खाओ, अच्छे से रेस्ट करो, डेली एक्सरसाइज करो, ये सारी चीजें आप अच्छे से करोगे, योग प्राणायाम करो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना रहेगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहेगी और आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगे बच्चों। तो इम्यूनिटी तो भगवान ने आपको दी है, लेकिन उस इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने की जिम्मेदारी बच्चों आपकी होती है, ठीक है। तो हाउएवर ओनली अ फ्यू ऑफ दीज एक्सपोजर्स, जो लगातार इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में आ रहे हैं, उनमें से कुछ ही के कारण हमें डिजीज होता है। व्हाई? ऐसा क्यों है? सो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द बॉडी इज एबल टू डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम मोस्ट ऑफ दिस फॉरेन एजेंट्स। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी की डेफिनेशन आपको दे रखी है बच्चों, ब्लू से मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिस ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट, होस्ट यानी जिसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट एंटर कर रहा है, तो उसकी एबिलिटी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, से लड़ने की एबिलिटी कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम, जो उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? उसका इम्यून सिस्टम, इज कॉल्ड इम्यूनिटी। अब बच्चों ये जो इम्यूनिटी है इसको हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? एक तो इननेट इम्यूनिटी और दूसरी बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसमें पहले इननेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे और फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। जो बेसिक डिफरेंस है बच्चों इननेट इम्यूनिटी में और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, वो मैं आपको बता देता हूं लिखकर, ठीक है। तो इसको आगे पढ़ने के पहले अपन यहां पर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं बच्चों। हमारी जो इम्यूनिटी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बच्चों? एक तो इननेट इम्यूनिटी और दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, और जो इननेट इम्यूनिटी है बच्चों इसको हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं या इनहेरिटेड भी कहते हैं। इननेट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? जो पहले से प्रेजेंट हो बाय बर्थ, ठीक है।
तो ये हमारे पास बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और कोई भी चीज जो बाय बर्थ है इसका मतलब हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, इसीलिए इसको हमने इनहेरिटेड भी बोला है बच्चों। तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स इन इन्फेक्शियस एजेंट से, पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग एजेंट से, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स बाय बर्थ हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं बच्चों? इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक होते हैं बच्चों ये, मतलब ऐसा नहीं है कि साल्मोनेला टाइफी के लिए कोई अलग से काम करेगा ये, ठीक है। फिर मान लो हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया का, तो उसके लिए कुछ अलग से काम करेगा। मान लो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके लिए अलग से नहीं। कोई भी इंफेक्शियस एजेंट आ रहा हो बाहर से, इन्नेट इम्यूनिटी के डिफेंस मैकेनिज्म सबको एक ही नजर से देखते हैं, भाई सब उनके लिए बराबर हैं, कोई भी आ जाओ हम तो एक ही तरह से तुमसे लड़ेंगे, हमारे पास कोई अलग अलग सिपाही नहीं है तुमसे लड़ने के लिए। तो सबको क्योंकि एक ही तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग स्पेसिफिकली ट्रीट नहीं कर रही इन्नेट इम्यूनिटी बच्चों, इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक। लेकिन अभी अपन देखेंगे जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है बच्चों, इसमें जो सेल्स होती है जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करती है, हम देखेंगे आगे बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होती है बच्चों। वहां पर हर एक टाइप के इंफेक्शियस एजेंट के लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट असाइन कर दी जाती है कि हाँ कि भाई तू इस वाले दुश्मन से लड़ेगा, तू इस वाले दुश्मन से लड़ेगा। तो मतलब वाली बात होती है कि ए सिपाही, वन सिपाही इससे, दूसरा सिपाही उससे, तीसरा सिपाही उससे, और जिस सिपाही को जिस दुश्मन से लड़ने के लिए बोला है वो हमेशा सिर्फ उसी दुश्मन से लड़ेगा। जब तक वो दुश्मन नहीं आएगा वो आराम से बैठा रहेगा, चाहे दूसरे की तरफ से लड़ रहे हो। ऐसा नहीं कि भैया तू लड़ रहा है मैं खाली बैठा हूं तो मैं भी तेरे साथ लड़ने आ जाता हूं, नहीं, वहां पर स्पेसिफिक काम चलता है। जिस बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट को असाइन कर दिया गया कि भैया तेरे को तो सिर्फ इसी बैक्टीरिया से लड़ना है, तो वो सिर्फ उसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होंगे, किसी दूसरे बैक्टीरिया की एंट्री पर वो एक्टिव नहीं होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है बच्चों। ये बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, और इसको हम दो पार्ट में अगेन डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। कौन कौन से दो पार्ट? एक बच्चों फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और दूसरे बच्चों सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है बच्चों ये क्या बनाती है? ये बनाती है हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो बच्चों आपने देखा होगा ना, जितने भी वीआईपी लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े बड़े सेलिब्रिटी, वहां पर क्या होता है उनके आसपास सुरक्षा घेरे होते हैं, सुरक्षा चक्र होते हैं, सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। आपने सुना होगा जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, है ना। तो क्या होता है वहां पर, जैसे किसी को यदि 3 सुरक्षा घेरे मिले, किसी को 7 सुरक्षा घेरे मिले, मतलब पहले बॉडीगार्ड्स की एक बाहर वाली लाइन, उसको यदि कोई एनिमी पेनिट्रेट कर लेती तो फिर उसके अंदर वाली लाइन उनसे लड़ेगी, उनको भी पेनिट्रेट कर लेती तो फिर उनसे अंदर वाली लाइन लड़ेगी। इसी तरह से बच्चों भगवान ने हमें भी 3 सुरक्षा घेरे दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन करने वाला एजेंट बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको रोकने की कोशिश करती है। इस पे पार पा जाता है वो किसी तरीके से, इसको ओवरकम कर लेता है तो फिर दूसरी लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, ये उसको रोकने की कोशिश करेगी। इन दोनों से पार पा जाता है बच्चों तो फिर अल्टीमेटली हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्शन में आ जाती है कि आजा भाई हम तेरे से लड़ेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे, और इसको हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इस तरह से 3 लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी के पास है, 2 बना रही इन्नेट इम्यूनिटी, 1 बना रही बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है बच्चों, इनमें हम 2 चीजें इंक्लूड करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है बच्चों? इसके अंदर एक तो होती है बच्चों फिजिकल बैरियर्स, अभी अपन देखेंगे, और दूसरा होता है बच्चों फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में देखो कोई भी एजेंट यदि बॉडी में एंटर करना चाहेगा डिजीज करने वाला, तो या तो मेरी स्किन में कोई कटवट लग रहा हो, इंजरी हो रही है तो वहां से एंटर करेगा, लेकिन जब तक मेरी स्किन हेल्दी है, स्किन के थ्रू एंट्री इतनी आसान नहीं होगी, तो मेरी स्किन एक फिजिकल बैरियर बना रही है। तो ये फिजिकल बैरियर हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कि हमारी स्किन पैथोजेंस को अंदर जाने से रोकती है। मैंने कोई ऐसा फूड खा लिया जिसके अंदर पैथोजेनिक एजेंट है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है बच्चों, है ना, लेकिन वो तभी मेरी बॉडी में ब्लड में एंटर कर पाएगा जब वो मेरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर की जो म्यूकोजा है उसको डैमेज करके अंदर ब्लड में जा सके। तो हमारी जो म्यूकोजा है बच्चों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो भी एक फिजिकल बैरियर बना रही है, इतनी आसानी से पैथोजन को अंदर एंटर नहीं होने देगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा, यूरिनरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा, तो ये जितनी भी लाइनिंग से बच्चों, स्किन की लाइनिंग, म्यूकोजा की लाइनिंग, ये सब क्या बनाती है? फिजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या आते हैं बच्चों? हमारे खाने में मान लो कोई बैक्टीरिया है, हमारे स्टमक में जब जाएगा तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हो रहा है, वो उसको खत्म कर देगा बच्चों।
तो ये सिक्रीशन जो है HCl, ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है बच्चों। फिर हमारी बॉडी के सिक्रीशंस में कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट को खत्म करने का काम करते हैं, इनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज भी हमारे सिक्रीशंस में होती हैं, तो इस कारण से ये सिक्रीशंस भी हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करते हैं। तो जितने भी बॉडी सिक्रीशंस, जैसे हमारे सलाइवा में इस तरह की एंटीबॉडीज होती है बच्चों, तो जितने भी सिक्रीशंस हमें इन इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में मदद करते हैं, ये सारे क्या बनाते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। काफी सिक्रीशंस में एक एंजाइम होता है बच्चों, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। अगेन इसीलिए सिक्रीशंस क्या कहलाएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो किसी भी चीज को यदि हमारी बॉडी में एंटर करना है तो पहले तो ये फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर उसको एंटर करने से रोकेंगे। मान लो इनको क्रॉस करके वो एंटर कर जाता है बच्चों, तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्शन में आ जाएगी। और इसमें कौन कौन से बैरियर्स आते हैं बच्चों, इसमें आते हैं सेल्यूलर बैरियर्स। सेल्यूलर बैरियर्स में सेल्स आती है बच्चों, एक तो फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स ऐसी सेल्स जो किसी फॉरेन एजेंट को एनगल्फ करके डाइजेस्ट करके खत्म कर देती है। इसमें दो सेल्स आती है बच्चों, एक तो न्यूट्रोफिल्स, आप पढ़ते हो सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसलिए यहां डिटेल में नहीं जाऊंगा। अपन न्यूट्रोफिल्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, जिनको नहीं पता वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर देख लेना बच्चों चैनल के ऊपर, वहां पर मैंने न्यूट्रोफिल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया आपको। और दूसरे बच्चों मोनोसाइट्स, और ये मोनोसाइट्स जब ब्लड के बाहर रहती है तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैक्रोफेजेस। तो यदि बॉडी में पहली लाइन को क्रॉस कर कर कोई पैथोजन हमारे ब्लड में आ जाता है तो ये दोनों सेल्स उसको एनगल्फ करके फेगोसाइटोस करके खत्म कर देती है। एक और तरह की सेल्स बच्चों सेलुलर बैरियर में आती है। सेलुलर बैरियर का मतलब ही क्या है, ऐसा बैरियर जिसमें सेल्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो एक तरह की सेल्स तो कौन सी होगी, फेगोसाइटिक सेल्स। दूसरी बच्चों एक होती है एनके सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स। ये एनके सेल्स क्या करती है बच्चों, ये एनके सेल्स कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। परफोरिन्स इनको हम कहते हैं बच्चों, विच क्रिएट पोर्स इन पैथोजन। पैथोजन में छेद कर देते हैं, इतने छेद कर देते हैं कि पैथोजन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इनके सेल्स और ये फेगोसाइट्स काम में आती है। यदि फर्स्ट लाइन क्रॉस हो जाती है तो इन्फेक्शियस एजेंट को ग्रो नहीं करने देती हमारी बॉडी में। और सेकंड लाइन में एक और कंपोनेंट इंक्लूड होता है साइटोकाइंस, कुछ ऐसे केमिकल्स बच्चों, एग्जांपल इसका भी अपन देखेंगे, इंटरफेरॉन्स, जो इन इन्फेक्शियस एजेंट्स को ग्रो करने से इनहिबिट करते हैं। इन दोनों लाइंस को भी यदि इन्फेक्शियस एजेंट क्रॉस कर जाएगा तो फिर बच्चों हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्शन में आ जाएगी। और ये दो तरह की होती है अगेन, एक तो ह्यूमोरल और दूसरी कौन सी होती है बच्चों, सेल मीडिएटेड। ये भी दो टाइप की होती है। जो ह्यूमोरल है बच्चों, इसमें मेनली बी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करती है। ये भी एक तरह की WBCs है बच्चों, पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स में। और जो सेल मीडिएटेड होती है बच्चों, इसके अंदर मेनली टी लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट करती है, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है बच्चों, जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, इनके थ्रू ये काम करेगी। जो एंटीबॉडीज है वो हमारे फ्लूइड्स में सिक्रीट होती है, ब्लड में, लिम्फ में, और फ्लूइड्स को हम ह्यूमर कहते हैं, इसीलिए इस इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं बच्चों। और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें टी सेल्स होती है बच्चों, ये टी सेल्स क्या करती है, डायरेक्टली किल करती है पैथोजन को। क्योंकि यहां पर टी सेल्स जो है हमारी डायरेक्टली पैथोजन को किल कर रही, तो इस तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। तो एक ये बेसिक फ्लो चार्ट बच्चों मैंने आपके लिए यहां पर बना दिया है इम्यूनिटी का, इसको आप अच्छे से समझ के याद कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ज्यादातर क्वेश्चन आपके इम्यूनिटी के निकल जाएंगे बच्चों यहां से, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब एक बार देख लेते हैं बच्चों एनसीईआरटी क्या बोल रही है इननेट इम्यूनिटी के अंदर। इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बच्चों ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसको पर्पल से अपन मार्क करेंगे। नॉन स्पेसिफिक होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू दी एंट्री। बैरियर होते हैं 4 बैरियर मैंने आपको बता दिए। पहले 2 बैरियर फिजिकल फिजियोलॉजिकल, बाद के 2 सेलुलर साइटोकाइन। पहले 2 मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लास्ट के 2 मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इननेट इम्यूनिटी कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर्स। कौन कौन से, फिजिकल बैरियर होता है बच्चों, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, सेलुलर बैरियर्स होते हैं, और फोर्थ कौन से होते हैं बच्चों, साइटोकाइन बैरियर्स। चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिजिकल बैरियर स्किन, ठीक है, इसके अलावा म्यूकस कोटिंग,
ऑफ द एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। ये हो गई बच्चों। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिड इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, टीयर्स फ्रॉम आइज, इनमें भी बच्चों एंजाइम होता है लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को डैमेज करता है। ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स डिस्कशन हो गया बच्चों। सेलुलर बैरियर्स में मैंने आपको सेल्स बता दी बच्चों, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स WBCs ये काम करती है, जैसे न्यूट्रोफिल्स जिनको हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं इनको? PMNL बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में एक्सप्लेन कराए, यहां पर नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी मेहनत करो, वहां पर उस वीडियो को जाकर खोलो और वहां पर जहां WBCs पढ़ाइए वो पार्ट देखो, पूरी WBCs भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगी आपकी। मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों, ये भी एक तरह की WBCs ही होती है, लिम्फोसाइट्स ही होती है बच्चों, एज वेल एज मैक्रोफेजेस इन द टिश्यूज कैन फेगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। साइटोकाइन बैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों यहां पर थोड़ी सी। इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, क्वेश्चन आता है बच्चों यहां से, ठीक है, तो इसको अपन यहां पे ब्लू से मार्क कर लेंगे जो लिखा हुआ है। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो होता क्या है बच्चों, सपोज करो ये एक सेल है जिसके अंदर वायरस की एंट्री हो गई, इस वायरस से कोई डिजीज हो रहा है, तो ये सेल अभी इस वायरस से इन्फेक्टेड है बच्चों, है ना, तो हम कह सकते हैं सेल इन्फेक्टेड विद वायरस। अभी इसके पास एक और सेल है, ये हेल्दी सेल है, इसके अंदर अभी वायरस नहीं आया है। अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है बच्चों, ये क्या करेगी, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है बच्चों, एंड दीज आर कॉल्ड एज इंटरफेरोन्स। स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं बच्चों तो दीज आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स, मींस प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स की कॉम्बिनेशन होते हैं ये इंटरफेरोन्स। अब ये इंटरफेरोन्स जो इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने बनाए हैं, ये इंटरफेरोन किसके पास जाएंगे, इसके पास की हेल्दी सेल में जाएंगे और वहां पर जाकर अब ये इस हेल्दी सेल को ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे कि ये वायरस अब इस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाए। ऐसा कैसे करते हैं बच्चों, ये इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, इस हेल्दी सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं TIP, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन बना देते हैं ये इंटरफेरोन्स इस हेल्दी सेल में जिसकी वजह से ट्रांसलेशन इनहिबिट होता है। ट्रांसलेशन इज व्हाट, पढ़ते हो बच्चों आप सेल बायोलॉजी के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, है ना, ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA बनना और फिर RNA से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। क्या होता है देखो, किसी भी वायरस की लाइफ साइकिल कैसे होती है, जो वायरस है अपना मल्टीप्लिकेशन किसी लिविंग सेल के अंदर ही कर सकता है, उसके बाहर नहीं कर सकता। वायरस दो चीजों का बना होता है मेनली, एक तो प्रोटीन का और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। अब यदि किसी वायरस को अपना नंबर बढ़ाना है तो जिस सेल के अंदर वो जाता है उस सेल की ही मशीनरी को यूज करके अपने खुद के लिए बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है बच्चों, तब जाके वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इन इंटरफेरोन्स ने क्या करा, जैसे ही ये एक सेल वायरस से इन्फेक्ट हुई तो इस सेल ने इंटरफेरोन्स बना ली कि भाई मैं तो इन्फेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, अपने भाई बहनों का भला कर देती हूं, तो ये इंटरफेरोन बना के इनके पास भेजती है और ये इंटरफेरोन इनके अंदर एक प्रोटीन बना देते हैं TIP। ये TIP अब इस हेल्दी सेल के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन की रेट को स्लो डाउन कर देगा। अब यदि कोई वायरस इस सेल के अंदर आ भी गया तो जितनी तेजी से उसको प्रोटीन बनाने की जरूरत है उतनी तेजी से अभी इस हेल्दी सेल के अंदर वो नहीं बना पाएगा, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन TIP, जिसकी वजह से वायरस का मल्टीप्लिकेशन इस सेल के अंदर नहीं हो पाएगा और ये सेल वायरस से लड़ लेगी, उसको अपने अंदर मल्टीप्लाई नहीं होने देगी, सेल के अंदर वायरस का इंफेक्शन नहीं होगा बच्चों। तो याद रखना, इंटरफेरोन प्रोड्यूस कौन करता है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स सिक्रीटेड बाय व्हाट, इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करती है इनको, बचाते किनको हैं, उन सेल्स को जिनमें अभी तक वायरस का इंफेक्शन नहीं हुआ है बच्चों। ये होते हैं साइटोकाइन बैरियर्स और ये बनाते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। पार्ट किसका है, इन्नेट इम्यूनिटी का बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन दी अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक बच्चों। ये लाइन ऑलरेडी अपन ने कवर कर ली है फ्लो चार्ट में, तो इसको अपन सिंपल येलो से मार्क कर लेते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों।
भाई स्पेसिफिक होती ये एक प्रॉपर्टी हो गई। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, वो क्या है कि इसके पास मेमोरी होती है। मेमोरी का मतलब क्या है बच्चों? This means when our body encounters a pathogen for the first time, it produces a response called primary response, which is of low intensity. Subsequent encounter with the same pathogen elicits a highly intensified secondary or an amnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. Again important है बच्चों, ब्लू से मार्क कर लो। क्या होता है बच्चों मेमोरी? क्या प्रॉपर्टी है ये हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की? मान लो मेरी बॉडी में पहली बार कोई बैक्टीरिया एंटर हुआ। जब पहली बार जिंदगी में वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी में आएगा तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है, जिसमें भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है, उसमें जो सेल्स पार्टिसिपेट करती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, क्योंकि ये बैक्टीरिया पहली बार मेरी बॉडी में आया है तो अभी इसको नहीं पहचानती, इससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हमने बोला कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। ये तभी एक्टिवेट होती है जब कोई एंटीजन, कोई फॉरेन एजेंट, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस बाहर से हमारी बॉडी में आए। एटलीस्ट एक बार उसका हमारी बॉडी में एंटर होना जरूरी है, तभी उसके अगेंस्ट हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट हो पाएगी। तो मान लो पहली बार कोई बैक्टीरिया जब मेरी बॉडी में आया तो अभी तक मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट सेल्स उसको नहीं पहचानती। तो अभी तो सबसे पहले बाहर के जो ये अटैक होता है, पहली बार जब वो बैक्टीरिया मेरी बॉडी पर अटैक करेगा तो इन बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट उसको पहचानना पड़ेगा। इस पहचानने में, रिकॉग्निशन में कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है, कुछ केमिकल्स का रोल होता है बच्चों, बात करेंगे अपन आगे। ठीक है, तो ये जो रिकॉग्निशन वाला पार्ट होता है ये कुछ समय ले लेता है। इनको रिकॉग्नाइज करने में इस बैक्टीरिया को कुछ समय लग जाएगा। फिर जब रिकॉग्निशन हो जाएगा तो अब जब उससे लड़ना है तो बैक्टीरिया एक सिंगल नंबर में नहीं आएगा, बैक्टीरिया लाखों की तादाद में बॉडी में एंटर करते हैं और मल्टीप्लाई भी रैपिडली करते हैं। तो जब इतने सारे बैक्टीरिया से फाइट करना है तो इन बी लिम्फोसाइट्स का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए, टी सेल्स का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। तो फिर ये उसको पहचानने के बाद जो पर्टिकुलर बी सेल उसको पहचानेगी, मैंने क्या बोला था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है। हर बी सेल इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं लड़ेगी, जो इसको पहचान लेगी फिर वो अपनी सेना तैयार करेगी, वो खुद का मल्टीप्लिकेशन करेगी और अपनी जैसी बहुत सारी बी लिम्फोसाइट बना लेगी। जो टी सेल पहचानेगी वो अपनी जैसी बहुत सारी टी लिम्फोसाइट्स बना लेगी। बाकी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट चुपचाप पड़ी रहेगी, वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट कोई एक्शन शो नहीं करेगी। जिसने पहचाना वही अपना नंबर बढ़ाएगा। अब पहचान भी लिया, अपनी सेना भी तैयार कर ली इसको पहचानने वाली। अब ये सारी बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की पूरी सेना तैयार हो चुकी है जो इस बैक्टीरिया को पहचानती है। अब ये इससे फाइट करेगी। कैसे फाइट करेगी? बी लिम्फोसाइट तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाएगी जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज भी इसी बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक होगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं बी लिम्फोसाइट से प्रोड्यूस हो रही है जो इस बैक्टीरिया को पहचानती हैं। दूसरी बी लिम्फोसाइट जो इस बैक्टीरिया को नहीं पहचानती, वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी वो इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होगी बच्चों। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी ब्लड में, लिम्फ में, और वो एंटीबॉडीज इन बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाती है और इनको खत्म करने में मदद करती है। ये तो हो गई ह्यूमरल इम्यूनिटी, हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। और जो टी लिम्फोसाइट्स है जिसने पहचान लिया था इस बैक्टीरिया को, उन्होंने भी अपना नंबर बढ़ा लिया, उन्होंने भी अपनी सेना तैयार कर ली, और वो तो क्या करेगी? डायरेक्टली इस बैक्टीरिया के पास आएगी, परफोरिन एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगी, इस बैक्टीरिया में इतने छेद कर देगी कि ये बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बच्चों। ये जो पहला अटैक हमारी इम्यूनिटी ने करा इस बैक्टीरिया पे, जब ये बैक्टीरिया पहली बार हमारी बॉडी में आया तो इसमें कुछ समय लग जाता है रिकॉग्निशन में। प्लस पहली बार में सेना इतनी ज्यादा तैयार भी नहीं होती है कि हाँ कि भी बैक्टीरिया में कितनी स्ट्रेंथ है, किस तरीके का है। तो पहला रिस्पॉन्स रिलेटिवली कम इंटेंसिटी का होता है, उतनी ताकत से अटैक नहीं कर पाता हमारा इम्यून सिस्टम इस बैक्टीरिया के ऊपर। ये जो पहला रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का एक्वायर्ड इम्यूनिटी का अगेंस्ट दिस पैथोजन जो पहली बार हमारी बॉडी में है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। कोई बात नहीं, एक बार तो हमने जैसे तैसे लड़के उसके ऊपर पार पा ली। अब क्या होगा? हमने एक बार तो खत्म कर दिया उसको, लेकिन अब हम अगले अटैक के लिए तैयार हो गए हैं। जिन बी लिम्फोसाइट ने, टी लिम्फोसाइट ने इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, इस लड़ाई को खत्म करने के बाद, इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने के बाद क्या होगा? इनमें से कुछ सिपाही, कुछ बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, इन सेल्स को हम कहते हैं मेमोरी सेल्स। अब क्या होगा? मान लो 2-3 महीने बाद वापस से सेम बैक्टीरिया, उसी तरह का बैक्टीरिया वापस से मेरी बॉडी में आया, तो ये जो चुपचाप बैठे हुए थे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इस बार आते हैं पहचान जाएंगे, क्योंकि ये पहले एक बार इससे लड़ चुके हैं और अरे तो वही बैक्टीरिया आ गया, फिर से आ गया है,
इस बार इसको नहीं छोड़ेंगे और इस बार पहले से इनका नंबर ज्यादा है, पहले तो किसी एक ने पहले पहचाना था, इस बार तो पहचानने वाले ऑलरेडी बहुत सारे थे जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में स्टोर होकर मेमोरी सेल्स के फॉर्म में प्रेजेंट थे। इस बार फटाफट पहचानते हैं, फटाफट अपनी सेना का नंबर बढ़ाएंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये कहलाता है हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। जब दोबारा कोई बैक्टीरिया आता है हमारी बॉडी में तो जो सेकेंड अटैक हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारा इम्यून सिस्टम करता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये पहले से ज्यादा फास्ट, ज्यादा एग्रेसिव होता है बच्चों। दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये किस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा है? मेमोरी की प्रॉपर्टी पे। बच्चों लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त खोने को हम कहते हैं एमनेजिया, तो मेमोरी को क्या कहेंगे? एनएमनेजिया। तो जो सेकेंड अटैक वो ज्यादा तेज और स्ट्रॉन्ग होता है, वो किस प्रॉपर्टी की वजह से? वो मेमोरी की प्रॉपर्टी की वजह से। इसीलिए अपन ने सेकेंड अटैक को क्या नाम दिया बच्चों? सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स। ये चीज आपको याद रखनी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और ये एन एमनेस्टिक वर्ड है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। किसके लिए यूज कर रहे हैं? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए अपन यूज कर रहे हैं बच्चों। आ गई बात समझ में? क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट दिमाग में, शंका, संदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से अपन ने समझा है बच्चों। अब जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। दो लिम्फोसाइट्स यहां पार्टिसिपेट करती है बच्चों, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी टी लिम्फोसाइट्स। पूरा समझा दिया है, सिर्फ येलो से मार्क कर लेते हैं बच्चों। बी लिम्फोसाइट क्या प्रोड्यूस करती है ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। द बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। ठीक है, ये एंटीबॉडीज प्रोटीन्स की बनी हुई होती है बच्चों। ये भी मैंने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बताया था कौन से प्रोटीन की बनी होती है बच्चों। वहां पर मैंने आपको ग्लोबुलिन प्रोटीन्स के बारे में बताया था कि 3 तरह के ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। इनमें से अल्फा और बीटा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करते हैं। गामा ग्लोबुलिन्स से हमारी बी लिम्फोसाइट क्या बनाती है बच्चों? एंटीबॉडीज बनाती है। यहां पर आपको एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बता रखा है बच्चों। कैसा होता है स्ट्रक्चर? जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है बच्चों, उस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 चेन्स होती है, अमीनो एसिड्स की प्रोटीन है बच्चों। 2 चेन्स बड़ी होती है जिनको हम हैवी चेन्स कहते हैं बच्चों, 2 चेन्स छोटी होती है जिनको हम लाइट चेन्स कहते हैं बच्चों। तो 2 हैवी चेन्स बीच में, साइड में 2 लाइट चेन्स है बच्चों। वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है। जो चेन्स है वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं बच्चों, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं। अब ये जो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है बच्चों, इसमें जो एक एंड है जिधर की तरफ अमीनो ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं एन टर्मिनल। जो दूसरा एंड होता है बच्चों प्रोटीन का, उधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। ये सब बायोमोलिक्यूल्स में मैंने पढ़ाया है, इसको हम कहते हैं सी टर्मिनल बच्चों। जो एन टर्मिनल होता है, ये वाला एंड किसके साथ जुड़ता है बच्चों? जो भी बैक्टीरिया, वायरस बाहर से आ रहा है उसके साथ जुड़ने का काम करता है। जो भी फॉरेन एजेंट बाहर से हमारी बॉडी में आता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बच्चों एंटीजन। इसीलिए इस एंड को हमने क्या बोला? एंटीजन बाइंडिंग साइट। और उसे ही हम एंटीजन कहेंगे जो आकर हमारी बॉडी में बी सेल से क्या स्टिमुलेट कर सकता है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर होगा तो बी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके इन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, इसलिए हम उसको एंटीजन बोलेंगे उस बैक्टीरिया को। और ये एंटीबॉडीज इस एंड की मदद से यहां से किसके साथ जुड़ जाएगी? उस बैक्टीरिया से। अब ये 2 ऐसी जगह है यहां पर, एक ये और एक ये दोनों एंड्स बैक्टीरिया से जुड़ सकते हैं। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल से, ये जो एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट है, 2 जगह ये एंटीजन से जुड़ सकती है बच्चों। ये शेप होता है, ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों एंटीबॉडी का। सो द टी सेल्स देमसेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज। मैंने आपको बता दिया था बच्चों की जो टी सेल्स होती है वो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करती, बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ब्लड में, लिम्फ में। इसीलिए इस इम्यूनिटी को तो हमने बोला ह्यूमरल इम्यूनिटी, क्योंकि फ्लूइड्स के अंदर, ह्यूमर्स के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है। टी सेल्स खुद डायरेक्टली फाइट करती हैं, एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, परफोरिन्स लाइक, जो छेद कर देते हैं बच्चों, ग्रेन्जाइम्स, ग्रेनुलोजाइम्स, इस तरह के ग्रेनुलाइजेंस, परफोरिन्स, कई वैरायटी ऑफ एंजाइम्स है जो टी सेल्स प्रोड्यूस करती है, पैथोजन के अंदर छेद करती है और उनको खत्म कर देती है बच्चों। वो होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, द टी सेल्स देमसेल्स डू नॉट सीक्रेट एंटीबॉडीज बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। तो टी सेल्स एक तो खुद डायरेक्टली किल कर रही है पैथोजन को, एक और काम क्या कर रही है? बी सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम भी करती है। ये बी सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज को स्टिमुलेट करती है कि भाई हम डायरेक्टली तो मार ही रहे हैं पैथोजेंस को, टी सेल्स,
लेकिन टी सेल्स बी सेल्स को भी स्टिमुलेट करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर एंटीबॉडीज, इनको मदद करती है कि तुम ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करो। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी प्रमोट करने का काम टी सेल्स कर रही है बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वाली लाइन, ब्लू से मार्क करेंगे। तो टी सेल्स का दोनों में रोल हो गया, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में तो डायरेक्टली काम करती है, लेकिन ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी स्टिमुलेट करने का काम करती है बच्चों। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन्स, बता दिया बच्चों, 2 छोटी लाइट चेन्स, 2 बड़ी हेवी चेन्स। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज व्हाट, H2L2, 2 हेवी चेन्स और 2 लाइट चेन से इसको बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट, इसको अपन मार्क कर लेते हैं पेन से, तो इसको अपन यहां मार्क कर लेते हैं बच्चों, H2L2 से अपन एक एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन, H रिप्रेजेंटिंग हेवी चेन, L रिप्रेजेंटिंग लाइट चेन। अब बच्चों हेवी चेन किस टाइप की है, किस एंटीबॉडी में, उसके बेसिस पे 5 तरह की एंटीबॉडीज होती है, ठीक है। कौन कौन सी होती है बच्चों, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, IgA, IgM, IgE, IgG, और एक बच्चों होती है IgD होती हैं, ठीक है। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रेस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स, ये मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। अब मैंने क्या बोला था, हेवी चेन्स के बेसिस पे 5 तरह की होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये 5 किस तरह से होती है। जो IgA होती है बच्चों, इनमें अल्फा हेवी चेन होती है, वहां से ए टर्म आया, ठीक है। जो IgG होती है बच्चों, उनमें गामा हेवी चेन होती है, इसलिए जी बोल रहे हैं यहां पर। जो IgM वाली होती है बच्चों, उनमें म्यू हेवी चेन होती है। फिर जो IgD होती है बच्चों, उनमें डेल्टा हेवी चेन होती है, वहां से डी आया। और कौन सी बची बच्चों, IgE, 5 तरह की होती है ना एंटीबॉडीज, 5th इज IgE, इसमें एप्सिलॉन हेवी चेन होती है बच्चों। इस तरह से ये 5 तरह की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ये तो हो गई ह्यूमरल इम्यूनिटी की बात। फिर बच्चों दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ आर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मीडिएटेड जो है वो तो ह्यूमरल हो गई। द सेकंड टाइप इज व्हाट, सेल मीडिएटेड बच्चों, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। द T lymphocytes mediate cell mediated immunity, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। वेरी ऑफन व्हेन सम ह्यूमन ऑर्गन्स लाइक हार्ट, आई, लिवर, किडनी फेल टू फंक्शन satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a search begins to find a suitable donor. Why is it that the organs cannot be taken from just anybody? What is that the doctors, what is it that the doctors check? तो बच्चों यहां पर अब एक लास्ट और बात करेंगे आज अपन। मान लो किसी की किडनी फेल हो गई, दोनों किडनीज खराब हो गई है, उसको किसी दूसरे पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है यदि उसको बचाना है तो। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि भैया ऐसे थोड़ी हम किडनी ट्रांसप्लांट कर देते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के पहले हमें बहुत सारी चेकिंग करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, टेस्ट करने पड़ते हैं, मैचिंग करनी पड़ती है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। डोनर जो अपनी किडनी दे रहा है, रेसिपिएंट जो किडनी ले रहा है। जब तक ये मैचिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी, हम एक डोनर की किडनी को रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। तो ये मैचिंग किस चीज की जाती है वो ये पूछ रहा है यहां पर। तो किस किस की मैचिंग की जाती है बच्चों? टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांट, एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स ऑल हिज और हर लाइफ। तो बच्चों होता क्या है, हमारा जो ये एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, इसकी एक प्रॉपर्टी तो स्पेसिफिसिटी थी कि भाई हर अलग बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट काम करी। एक मेमोरी थी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों कि हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कौन सा टिश्यू, कौन सी सेल हमारी है और कौन सा टिश्यू, कौन सा सेल या कौन सा मॉलिक्यूल या पार्टिकल बाहर से आया है उसमें डिफरेंशिएट कर सकता है। इट कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जो चीज हमारी खुद की होती है उसके अगेंस्ट हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की सेल्स एक्ट नहीं करती। बी सेल, टी सेल हमारी खुद की सेल्स को डैमेज करती है क्या? नहीं करती ना। क्यों? क्योंकि वो पहचानती है कि ये सेल्स हमारी है। लेकिन यदि कोई सेल बाहर से आएगी तो उसको पहचान लेगी कि ये बाहर से आई है। जैसे कोई बैक्टीरिया बाहर से आ रहा है तो उसको पहचान लेगी हमारी बी सेल, टी सेल की बाहर से आया है, इसको खत्म करना है। इसी तरह से बच्चों यदि एक पर्सन जिसकी किडनी फेल हो चुकी है उसको यदि हम किसी दूसरे पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो दूसरे पर्सन की किडनी उसकी बॉडी में एक तरह का फॉरेन टिश्यू है, फॉरेन ऑर्गन है, जिसको उसका सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पहचान के खत्म करने की कोशिश करता है। तो यदि हमें ये ट्रांसप्लांटेशन करना है तो पहले हमें कोई ऐसा डोनर ढूंढना पड़ेगा जिसकी किडनी का टिश्यू जिसमें हमें डोनेट करनी है, जिसमें लगानी है वो किडनी, उसके टिश्यू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैच करे।
ब्लड ग्रुप भी मैच करें। ऐसा क्यों? देखो 100% मैचिंग तो पॉसिबल नहीं है आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के। आइडेंटिकल ट्विंस जेनेटिकली सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो वहां पर टिश्यू मैचिंग 100% सेम हो जाएगी। बाकी उनको छोड़ के किन्हीं भी दो इंसान में टिश्यू मैचिंग 100% तो नहीं हो सकती। लेकिन जितनी ज्यादा मैचिंग होगी, हमारा जो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम है उतना कम एक्शन शो करेगा उस ट्रांसप्लांटेड टिश्यू के अगेंस्ट, तो उसके डैमेज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये मैचिंग करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि उस मैचिंग के बावजूद भी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम उसको पहचानेगा, तो इसी कि भाई ये बाहर से आए। हाँ, बहुत ज्यादा मैचिंग करने के बाद कराए तो कम एक्शन शो करेगा सेल मीडिएटेड सिस्टम। टी लिम्फोसाइट कम कोशिश करेगी डैमेज करने की, लेकिन करेगी तो सही। तो ये जो ट्रांसप्लांटेड किडनी, इसको बचाने के लिए हमें जिस रेसिपिएंट में, जिस पर्सन में, जिस बंदे में किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, लगाई गई है, इस बंदे को हमें पूरी जिंदगी ऐसी दवाएं देनी पड़ेगी जो उसके टी लिम्फोसाइट्स की एक्टिविटी को सप्रेस करके रखे, दबा के रखे, ताकि टी लिम्फोसाइट्स उसकी ट्रांसप्लांटेड किडनी को डैमेज न कर सके। ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी को सप्रेस करके रखती हैं उनको हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स। इनके एग्जांपल होते हैं बच्चों साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेरॉइड्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, तो यहां पर अपन लिख लेंगे बच्चों। तो ऐसे पेशेंट्स को पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसेंट्स देने पड़ते हैं। इनके एग्जांपल्स लिख लो। एक तो स्टेरॉइड्स होते हैं बच्चों, ये दिए जाते हैं, एंड साइक्लोस्पोरिन ए, ये दवाई भी दी जाती है। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं बच्चों माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर, ठीक है। और ये जो रिजेक्शन होता है, डैमेज होता है ट्रांसप्लांटेड टिश्यू का, ये कौन सा पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी करता है बच्चों? ह्यूमरल इम्यूनिटी इसमें काम नहीं करती, सेल मीडिएटेड करती है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, एंड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। आ गई बात समझ में? ठीक है। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं खत्म करेंगे। जो भी मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं साथ के साथ हाईलाइट करो, जो भी लिख रहा हूं साथ के साथ लिखो। फिर भी कुछ मिस हो जाता है तो जब चैप्टर खत्म होगा तो ये पूरी की पूरी मार्क्ड पीडीएफ आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएगी बच्चों। मेहनत में लगे रहो, पढ़ाई में लगे रहो, इसी तरीके से डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। So this is all for today from your friend, mentor and motivator Dr. Anshuman signing off. Thank you.